हेलो गाइस, मेरा नाम रजीश कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे उपनिवेशवाद के चरण। और आइए सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से जो विभिन्न चरण रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक पूंजीवाद का चरण हो, चाहे वह औद्योगिक पूंजीवाद का चरण हो, और अंततः हम लोग देखेंगे वित्तीय पूंजीवाद का चरण हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से उपनिवेशवाद का जो चरण रहा, उसमें हम लोग यदि बात करें कि किस प्रकार से जो उपनिवेशवाद है उसका यहाँ पर क्या मतलब है, तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो इंग्लैंड या ब्रिटेन जो हुआ करता था, उसने किस प्रकार से भारत को अपना एक उपनिवेश बना लिया था, भारत को अपना एक गुलाम बना लिया था। तो उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब किसी देश द्वारा अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक नीतियों को किसी दूसरे देश पर लागू कर दिया जाता है और उसके माध्यम से अपने हितों को, अपने आर्थिक हितों को, अपने देश के हितों को पूर्ति करने में लगाया जाता है, अपने आप को शक्तिशाली करने का प्रयत्न किया जाता है। उसी को हम लोग उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर मातृ देश जो होता है, अर्थात जो भी किसी अन्य देश को गुलाम बनाता है, अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक नीतियों को दूसरे के ऊपर थोपता है, उसके माध्यम से अपनी नीतियों को लागू करता है, उसी को हम लोग उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। तो आइए चलिए सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं पहले चरण की, वह है व्यापारिक पूंजीवाद का चरण। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यापारिक पूंजीवाद के चरण में हम लोग व्यापार से ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस चरण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज जो कंपनी रही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रही, उसने व्यापार पर एकाधिकार जमाने का प्रयत्न किया और इसके माध्यम से व्यापार पर एकाधिकार किया, जिसके माध्यम से भारत में विभिन्न कंपनियों को, खासतौर से यूरोपीय और ब्रिटिश कंपनियां थी, वह नहीं आ सकती थी। केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना व्यापार पर एकाधिकार जमाए हुई थी। और इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से बड़े पैमाने पर वस्तुओं को बनाकर भारत से और अपने देश में, ब्रिटेन में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ले जाया जाता था और वहां पर बड़े पैमाने पर भारत से सस्ता खरीद कर और उच्च से उच्च दामों पर ब्रिटेन में बेचने का कार्य किया जाता था, और जिससे कि अत्यधिक लाभ, आर्थिक लाभ कमाने का प्रयत्न ब्रिटिशर्स द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यहाँ पर किया गया। और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो इंग्लैंड में एक प्रकार की प्रतिद्वंदिता थी और अनेक प्रकार की जो कंपनियां थी उनको पीछे छोड़ने में ब्रिटेन ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का उपयोग किया। लेकिन एक तरफ भारत का जहां उपयोग इनके द्वारा मालों को ले जाकर बड़े बड़े ऊंचे दामों पर बेचने का किया गया, लेकिन वहीं हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से भारत से धन का निष्कासन हुआ, भारत को इन होने वाले व्यापारों से किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से जो व्यापारिक पूंजीवाद की जो नीति रही, घेरे की नीति की हम लोग एक बात करते हैं। घेरे की नीति अर्थात रिंग फेंस की नीति, जो कि प्रमुखतः वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा प्रारंभ की गई, और जिसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि घेरे की जो नीति थी उसका जो प्रमुख उद्देश्य था, इसका जो मतलब था कि ब्रिटिशर्स द्वारा बंगाल जो एक क्षेत्र था उस पे अपनी पकड़ को स्थापित करना। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो बंगाल हुआ करता था, वो रिसोर्सेज के मामले में और इसके साथ ही साथ व्यापार के मामले में कितने बड़े पैमाने पर एशिया में ज्यादा से ज्यादा व्यापार जो किया जाता था वो बंगाल से किया जाता था। तो इस प्रकार से संसाधन के मामले में किस प्रकार से जो बंगाल हुआ करता था वो सक्षम था और काफी आर्थिक रूप से फायदा देने वाला था। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने खास तौर से बंगाल पर ध्यान दिया, और इसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि घेरे की नीति के अंतर्गत बंगाल को अपने केंद्र में रखा, और साथ ही साथ अन्य जो राज्य हुआ करते थे, देशी रियासतें हुआ करती थी, उनका प्रयोग एक बफर स्टेट के रूप में किया। अर्थात क्योंकि बंगाल पर उनको अपनी पकड़ स्थापित करनी थी, बंगाल का आर्थिक रूप से शोषण करना था, तो इसके लिए जरूरी था कि जो बीच में राज्य आया करते हैं, रियासतें आया करती है, उन पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। और इसलिए अवध को एक बफर स्टेट के रूप में अपने अंतर्गत रखा, उस पर नियंत्रण कायम किया। चूंकि अगर अवध पर वो अपना नियंत्रण कायम कर लेते हैं तो यहाँ से जो भी गुजरने वाले व्यक्ति होंगे या फिर विदेशी ताकतें होंगी, उनको बंगाल तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स का ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य हुआ करता था कि बंगाल के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को अत्यधिक मजबूत करके और राजनीतिक अपने लाभों को सुनिश्चित किया जाए। और इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो घेरे की नीति रही उसके माध्यम
से हम लोग देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा प्रारंभ तो की गई, लेकिन इसको बढ़ाने का कार्य हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वेलेजली की सहायक संधि के माध्यम से किया गया, जिसमें कि प्रमुखतया सहायक संधि के माध्यम से जो भी देसी रियासतें हुआ करती थी, चाहे वो हैदराबाद हो, अवध हो, इन सबको शामिल किया गया। और इसके माध्यम से जो ब्रिटिश के जो रेजिडेंट हुआ करते थे, ब्रिटिश के जो सैनिक हुआ करते थे, वो कहां पर रहते थे, जो ये देसी रियासतें हुआ करती थी वहां पर उनको रखा जाता था और कहा जाता था कि इनका आप खर्च उठाइए। जो भी देसी शासक हुआ करते थे ब्रिटिशर्स द्वारा कहा जाता था कि आप इनका खर्च उठाइए, इनके रख रखाव का, इनके अस्त्र शस्त्र का, और इसके बदले में हम आपको सुरक्षा देंगे। और सुरक्षा इन सैनिकों के माध्यम से दिया तो जाता था, लेकिन इससे कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि इनकी आंतरिक व्यवस्था और जिस प्रकार से देसी रियासतें पहले अपने आप शासन कर रही थी, उनमें एक प्रकार की बाधा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से घेरे की जो नीति रही, उसके माध्यम से ब्रिटिशर्स ने देसी रियासतों पर अपना प्रत्यक्ष रूप से ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से भी उन्होंने नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया और कहा कि अगर कोई भी विदेशी ताकत या देसी रियासत के बाहर कोई भी अगर आक्रमण आपके ऊपर करता है तो आप हमें बताइए, हम उसका समाधान करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। और इसके माध्यम से जहां एक तरफ व्यापारिक पूंजीवाद के चरण में जो व्यापार पर अधिकार हुआ करता था वो खास तौर से ब्रिटिशर्स का हुआ करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर 1813 का जो एक्ट रहा, जो कि अति महत्वपूर्ण एक्ट है, तो इसको जरूर आप याद रखें। इसके माध्यम से जो व्यापार पर एकाधिकार था, अभी तक केवल एक कंपनी का था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, अब उसको खत्म किया गया और अन्य जो यूरोपीय कंपनियां थी और खास तौर से ब्रिटिश जो कंपनियां थी, अब वो भारत में आ सकती थी, व्यापार कर सकती थी और बड़े पैमाने पर अपना निवेश कर सकती थी, उद्योगों का स्थापना कर सकती थी। और इसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति आई हुई थी, हम लोग जानते हैं कि उसके माध्यम से कितना बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना की जा रही थी और कुछ ऐसे आविष्कार भी हुए थे जिसके माध्यम से इन उद्योगों की स्थापना की गई, जिसमें चाहे भाप का इंजन हो, और इससे बड़े पैमाने पर वस्तुओं को बनाया जा रहा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर जब उद्योगों की स्थापना की जाएगी तो उसमें कम से कम समय में और अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा और अधिक से अधिक लागत ना होकर कम से कम लागत पर, अर्थात कम से कम रुपए पर एक व्यक्ति खरीद सके। इन उद्योगों की स्थापना के माध्यम से यह सफल हुआ और इंग्लैंड ने क्या किया, ये जो भी वस्तुएं बनाया करते थे जो कम से कम समय में और कम से कम पैसों में उपलब्ध होती थी और अधिक से अधिक उत्पादन जो ये किया करते थे, उसका जो निर्यात करने का इन्होंने कार्य किया और इन्होंने देखा कि भारत हमारे लिए एक बड़े बाजार के रूप में है और इसके साथ ही साथ यहाँ के उपभोक्ताओं को हम अपनी वस्तुएं बेचकर और अत्यधिक अपने आर्थिक लाभ को सुनिश्चित कर सकते हैं, अत्यधिक धन पैसा हम लोग कमा सकते हैं। और इसके माध्यम से उन्होंने बनी बनाई जो वस्तुएं हुआ करती थी, उनके जो बनी बनाई जो प्रमुखतः जो वस्तुएं हुआ करती थी, उनको भेजने का कार्य इन्होंने कहाँ किया, भारत में किया। और इसमें प्रमुख जो भूमिका निभाई हम लोग देखते हैं वो रेल ने निभाई और किस प्रकार संचार माध्यमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर भारत के प्रत्येक जगह पर इन्होंने वस्तुएं भेजने का कार्य किया, जिसमें कि चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, और इससे बड़े पैमाने पर इन्होंने धन कमाने का भी प्रयत्न किया। और रेल के माध्यम से ना केवल इन्होंने अपना व्यापार किया, भारत से विभिन्न कच्चे मालों को मंगाया, खाद्यान्न यानी खाने संबंधित फसलों को मंगाया, इसके साथ ही साथ इनके द्वारा अपने व्यापार को भी सुनिश्चित किया गया, आयात और निर्यात करने का भी कार्य किया गया। और इससे परिणाम यह हुआ कि रेलवे ने एक तरफ जहां उद्योग में व्यापार में सहायता की ब्रिटिशर्स की, तो वहीं पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह हुआ करते थे, और हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स द्वारा ऐसी नीतियां अपनाई जा रही थी जिसके कारण बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह हुआ करता था। तो उनको कुचलने के लिए ब्रिटिशर्स ने प्रमुखतः यहाँ पर क्या किया कि विभिन्न क्षेत्रों में इन ट्रेनों के माध्यम से, रेलों के माध्यम से अपने सैनिकों को, अधिकारियों को भेजकर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य किया। वहां का जो विद्रोह हुआ करता था, लोगों द्वारा जो विद्रोह किया जाता था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, एक असंतोष के कारण उनको दमन करने में, उनको रोकने में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई। तो 1813 का एक्ट यहाँ पर सबसे अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर याद रखें। इससे व्यापार पर जो एकाधिकार था वह खत्म हो गया। और इसके साथ ही साथ हम लोग इसके अगले यदि पॉइंट की बात करें तो इसके अंतर्गत हम सभी देखते हैं कि किस प्रकार से इसके अंतर्गत जो घेरे की नीति अपनाई गई, जिसके माध्यम से ब्रिटिशर्स द्वारा कहा गया कि हम किसी प्रकार से हस्तक्षेप आपके मामलों में नहीं करेंगे, देशी रियासतों को कहा गया। लेकिन इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार से अहस्तक्षेप की नीति ना अपनाकर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। और इसके माध्यम से जो भारतीयों के सामाजिक सांस्कृतिक मामले हुआ करते थे उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया गया। और हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति भी जो हुई उसमें सामाजिक सांस्कृतिक कारक अति महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, चाहे विधवा पुनर्विवाह हो, इन सभी मामलों में जो ब्रिटिश द्वारा हस्तक्षेप किया गया और भारतीयों द्वारा कहा गया कि यह हमारा मामला है, इसमें हस्तक्षेप ना करें। लेकिन इसके बावजूद विभिन्न नियम कानून बनाए गए, चाहे वो सती प्रथा से संबंधित हो, चाहे बाल विवाह से संबंधित हो। और इसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से 1857 की जो क्रांति रही उसमें किस प्रकार से जो भारतीय रहे उनके द्वारा विद्रोह किया गया और यहाँ पर हस्तक्षेप की नीति प्रमुखतया अपनाने का प्रयत्न किया गया। और उसके साथ ही साथ 1813 का जो एक्ट रहा उसके माध्यम से हम सभी पाते हैं कि किस प्रकार से ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार किया जाने लगा वो 1813 के एक्ट के माध्यम से किया जाने लगा। लेकिन इससे पूर्व हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया गया, क्योंकि उनको पता था कि यदि हम लोग एक पे एक अचानक से यदि विभिन्न नीतियां और विभिन्न चीजों को अगर एक साथ लागू करेंगे तो कहीं ना कहीं जन असंतोष बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने 1813 के एक्ट के बाद ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में भी भारतीयों के हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया। और इसके माध्यम से हम सभी देखते हैं कि किस प्रकार से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया और विभिन्न प्रकार के स्कूल, कॉलेज और संस्थान खोले गए, जिसके माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का प्रयत्न किया गया। और खास तौर से आदिवासी जो क्षेत्र रहे वहां पर भी ईसाइयों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, उनको भी अछूता ना रहने दिया गया इनके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वह है वित्तीय पूंजीवाद का चरण। और जैसा कि हम सभी जानते हैं वित्तीय पूंजीवाद का चरण जो रहा वो एक अंतिम चरण है इन दोनों में ही। तो इन दोनों के माध्यम से चाहे वो व्यापारिक पूंजीवाद का चरण हो चाहे वो औद्योगिक पूंजीवाद का चरण हो, इन दोनों के माध्यम से जिस प्रकार से ब्रिटिश द्वारा अपने आर्थिक लाभों को अत्यधिक पैसा कमाया गया और भारतीयों का आर्थिक शोषण किया गया, तो उसी के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो ये अंतिम जो चरण रहा उसमें इन दोनों के ही माध्यम से अत्यधिक धन कमाया गया, अत्यधिक पूंजी कमाई गई और ब्रिटेन जो था, इंग्लैंड जो था, उसको अत्यधिक सुविकसित करने का कार्य किया गया। लेकिन इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि बड़े पैमाने पर अब निवेश के लिए जगह देखा जाने लगा और निवेश के लिए भी भारत का ही उपयोग किया गया। और इसमें हम सभी पाते हैं कि किस प्रकार से चाहे वो रेल हो, चाहे बागान हो, चाहे वो बैंकिंग जैसी व्यवस्थाएं हो, उसको बड़े पैमाने पर भारत में स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। और ब्रिटिश जो विनिर्माता हुआ करते थे, ब्रिटिश जो निवेशक हुआ करते थे, वो भारत में आए और उनके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से रेलवे पे सबसे बड़े पैमाने पर खर्चा किया गया, निवेश किया गया। और उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स द्वारा कहा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कहा गया कि आप आइए और रेलवे के विकास में आप योगदान दीजिए और रेलवे के क्षेत्र में निवेश कीजिए और हम आपको लाभ देंगे, लाभांश देंगे, जो कि लगभग 5% के आसपास हुआ करता था। और इसके साथ ही साथ हम आपको अन्य भी लाभ देने का यहाँ पर प्रयत्न करेंगे। और हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से रेलवे के माध्यम से रेलवे के विकास के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन ब्रिटिश निवेशकों को एक बड़ा लाभांश का शेयर दिया। और चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, भारत चाहे घाटे में ही क्यों ना चल रहा हो, रेल के स्तर पर चाहे भारत की स्थितियां खराब ही क्यों ना हो, उसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि रेलवे के माध्यम से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कहा गया था कि हम आपको लाभांश देंगे, वह उसके बावजूद भी दिया गया। और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो अत्यधिक जो धन हुआ करता था वो कहीं ना कहीं रेलवे के निवेश के माध्यम से भी भारत में ना रहकर वो इंग्लैंड में और यूरोप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जा रहा था। और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीयों का आर्थिक शोषण हुआ, भारतीयों से और भारत से धन का निष्कासन हुआ। और इसके साथ ही साथ इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्योग हो, चाहे बागान हो जिसमें कि नील बागान हो, चाहे असम के बागान हो जिसमें कि चाय की कंपनी स्थापित इनके द्वारा की गई। और हम सभी जानते हैं कि जो भी इनके द्वारा चीजें स्थापित की जाती थी, चाहे वो बागान हो, चाहे वो उद्योग हो,
इनका जो प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था वो अपने हितों को सुनिश्चित करना, अपने आप को अत्यधिक लाभ पहुंचाना हुआ करता था। ये भारतीयों को इसमें नहीं देखा करते थे। और इसके अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से जो चाय बागान हुआ करता था उसका जो मेन मकसद हुआ करता था कि चीन पर किस प्रकार से चाय की जो निर्भरता थी ब्रिटेन की, उसको किस प्रकार से कम किया जा सके, इसलिए स्थापित किया गया था, ना कि भारतीयों के कल्याण के लिए। तो हम लोग बात करें तो बैंकिंग जैसी व्यवस्थाएं भी जो हुआ करती थी भारत में, जो हुआ करती थी, उस पर भी अत्यधिक जो ब्रिटिश निवेशक हुआ करते थे उनका आधिपत्य हुआ करता था। उसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यदि कोई भारतीय उसमें कर्ज या ब्याज लेने जाया करता था अपनी उद्योगों की स्थापना करने के लिए, छोटे मोटे उद्योगों की चाहे बड़े उद्योगों की स्थापना करने के लिए, तो लेकिन यहाँ पर बैंकिंग जो हुआ करती थी उसमें भी अत्यधिक पैसा, उसमें निवेश, उस पर नियंत्रण जो हुआ करता था वो ब्रिटिशर्स का हुआ करता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ करता था। और खासतौर से जो निवेशक आया करते थे उनका हुआ करता था। तो इनके द्वारा भारतीयों को उनके उद्योगों की स्थापना के लिए भी किसी भी प्रकार का जो निवेश हुआ करता था, अर्थात जो इनको उद्योगों की स्थापना करनी होती थी भारतीयों को, उनके लिए पैसा इनके द्वारा नहीं दिया जाता था। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो ब्रिटिश हुआ करते थे, जो अंग्रेज हुआ करते थे, उनको आसानी से सरलता पूर्वक दे दिया जाता था। लेकिन यदि भारतीयों को दिया भी जाता था तो वो इतना कर्ज और ब्याज होता था कि उनको लेने में और कई बार उनको चुकाने में भी इनको कई प्रकार की समस्याएं भारतीयों को करनी पड़ती थी। तो ये तो बात हुई हमारी जो आज का टॉपिक जो रहा उपनिवेशवाद का चरण, उसके तीनों ही हम लोगों ने इसमें चरण जो रहे, चाहे व्यापारिक पूंजीवाद का चरण हो, चाहे औद्योगिक पूंजीवाद का चरण हो, और चाहे वित्तीय पूंजीवाद का चरण हो, हम लोग ने समझने का प्रयत्न किया। और अंततः हम लोग पाएंगे कि इसका जो निचोड़ रहा, इसके माध्यम से एक तरफ जहां विभिन्न उपनिवेशवाद के अंतर्गत जो ये चरण आए उसके माध्यम से ब्रिटिशर्स ने अपने आर्थिक हितों को, अपने हितों को, अपनी शक्ति को, चाहे वो भारत में हो चाहे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के माध्यम से अन्य जो विदेशी ताकतें हो, उनको पीछा करने का, उसको पीछे छोड़ने के लिए भारत का अत्यधिक आर्थिक शोषण किया। लेकिन एक तरफ जहां अंग्रेजों को इससे फायदा हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत को, भारतीयों को, खासतौर से विभिन्न वर्गों को, चाहे वो कृषक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे औद्योगिक करने वाले विभिन्न मजदूर हो, चाहे उद्योगकर्ता हो, उनको इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। इससे उनको विभिन्न प्रकार की हानियां हुई। तो अंत में यदि हम लोग देखें कि किस प्रकार से इसके, यदि हम लोग निष्कर्ष की बात करें तो हम सभी जानते हैं इसके माध्यम से, विभिन्न चरणों के माध्यम से भारतीयों का, भारत का और इसके साथ ही साथ विभिन्न वर्गों का इसके माध्यम से शोषण हुआ। लेकिन वहीं दूसरी हम लोग तरफ पाते हैं कि इसमें विभिन्न जो आर्थिक इतिहासकार रहे, जैसे दादा भाई नौरोजी, चाहे आर.सी. दत्त, चाहे सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने जो ब्रिटिशर्स द्वारा जो ये कहा जाता था कि हम आपके शुभ चिंतक हैं, हम आपके कल्याण के लिए आए हैं, तो जिस प्रकार से जो कुछ शिक्षित भारतीय हुआ करते थे वो अंग्रेजों की बात पर भरोसा किया करते थे, उनके भ्रम को तोड़ने का कार्य, उनके अंदर एक आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना जगाने का कार्य जो किया गया, ये जो हमारे आर्थिक जो इतिहासकार थे उन्होंने जगाने का प्रयत्न किया और बताया कि किस प्रकार से भारत से जो धन का निष्कासन हो रहा है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है, चाहे वो रेलवे के माध्यम से हो, चाहे विभिन्न जो अधिकारी जो हुआ करते थे, भारत सचिव जो हुआ करते थे, और इसके साथ ही साथ सैन्य स्तर पर जो खरीद फरोख्त किया जाता था, खरीदा जाता था इंग्लैंड में वस्तुओं को भारतीयों के नाम पर, सेना के नाम पर, उसके साथ ही साथ सैन्य अभियान चलाया जाता था। तो इन सब के माध्यम से बड़े पैमाने पर धन का निष्कासन हुआ। इन सब को बताने का कार्य आर्थिक इतिहासकारों के माध्यम से किया गया। और हम सभी पाते हैं कि किस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आर्थिक राष्ट्रवाद ने, या आर्थिक जो एक कारक रहा, उसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने का कार्य किया। तो ये था आज का मेरा वीडियो। कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।